आरटीआई याचिकाकर्ता को अपना उद्देश्य बताना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के चलते इस तरह की बात कही जा रही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अगर याचिकाकर्ता को अपना उद्देश्य यानी कि मोटिव साफ करना होगा, और ये एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, और इससे आवेदक को जानकारी क्यों चाहिए ये बताना है जो कोर्ट मानता है, और साथ ही उन लोगों से अन्याय होने से रोक लगेगी जिनके बारे में जानकारी मांगी जा रही है, यानी कि कुछ आशंकाएं भी कोर्ट ने व्यक्त की हैं। असल में मामला था राष्ट्रपति भवन में एक विशेष पद के लिए नियुक्ति के बारे में सूचना के अधिकार के तहत आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी पर सीआईसी के रोक के फैसले को एक याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने राष्ट्रपति भवन में एक विशेष पद के लिए इस पूरे मसले पर आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी पर केंद्रीय सूचना आयोग की रोक के आदेश को बरकरार रखा, और कोर्ट की राय के तौर पर कहा कि जब कभी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी जाए, इसके पीछे के कारण का खुलासा होना चाहिए ताकि आवेदक की प्रामाणिकता सिद्ध हो सके, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कई दूसरे लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि आरटीआई कानून की खुद जो धारा है 6(2) उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उद्देश्य बताना या कारण बताना जरूरी नहीं है। तो समझेंगे असल में कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आरटीआई कानून में क्या उसमें सेफगार्ड दिए गए हैं, और इस मसले पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र साहब हैं, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब हैं, आरटीआई एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। और सत्यप्रकाश हैं, विधि संपादक द ट्रिब्यून से, सत्य आपका स्वागत है। शुरुआत में सुभाष सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर इस फैसले को अगर हम समझें पहले आम नागरिक के नज़रिए से, तो क्या ये फैसला है और क्या ये फोर्स करता है या आगे के तौर पर ये मानता है कि याचिकाकर्ता को आरटीआई में जब वो जानकारी मांगे तो उसे उद्देश्य बताना होगा? देखिए, ये जो फैसला है ये बड़ा सिंपल फैसला हो सकता था। इसमें खाली जो बिंदु संख्या 6 है वो सीधी सीधी व्यक्तिगत सूचना के कारण एग्जम्प्टेड थी, और उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अनेक वर्डिक्ट्स हैं। जैसा कि 13 नवंबर 2019 का जो फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वर्डिक्ट था मेरे वाले केस में, उसमें ही अगर आप देखेंगे तो पैरा 59 में बहुत एलोबरेशन दी गई है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। मैं पूरा पढ़ तो नहीं रहा समय के अभाव के कारण, पर इतना सब कुछ लिख के भी आखिर में लिख दिया था दिस लिस्ट इज इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। और इसमें जो बिंदु संख्या 6 में सूचना मांगी थी वो तो प्योरली व्यक्तिगत सूचना थी, वो दी ही नहीं जा सकती थी। पर जो इसमें जो पैरा 12 में माननीय जज महोदया ने जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, अगर उससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे को याद पड़ता है मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपना एक फैसला सुओ मोटो वापस लिया था, जिसमें पहले उन्होंने कह दिया था पब्लिक इंटरेस्ट बताना जरूरी है। बाद में जब उन्होंने कानून को दोबारा देखा होगा माननीय जजों ने, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस फैसले को उन्होंने सुओ मोटो विड्रॉ कर लिया था। तो ये बात तो सही है कि सूचना तो इस मामले में नहीं दी जा सकती थी, ये तो आज बिल्कुल ही निश्चित है। पर जिस ढंग से वो लिखा है कि कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन व्हेनेवर इंफॉर्मेशन इज sought अंडर आरटीआई एक्ट, disclosure of an interest in information sought would be necessary to establish the bona fides of applicant. और non-disclosure of same could result in injustice to several other affected persons. तो उसके लिए भी सेफगार्ड हमारा कानून इतना बढ़िया बना हुआ है, उसमें सेक्शन 11 है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का, कि अगर थर्ड पार्टी इससे रिलेट करती है तो आप उनसे कमेंट्स इनवाइट कर लीजिए। तो ये जो रिजेक्शन था वो तो बिल्कुल सही था, पर थोड़ी सी व्याख्या में इस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। सतीश सर, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और जो कहा अग्रवाल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस फैसले में जो 12 नंबर जिसकी बात की गई है, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं वहाँ पर एक और बात नंबर 13 में जब कोर्ट के इस आदेश को पढ़ते हैं, जहाँ पर कहा गया है सेक्शन 8(1)J को लेकर
क्या इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखने से ज़्यादा स्थिति पेचीदगी ज़्यादा नज़र आती है, और जैसा कि कहा अग्रवाल जी ने कि इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में क्लैरिफाई किया जा सकता था? देखिए, इस केस के अंदर जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ही ये रखा गया था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी। प्रीफेस के अंदर ये लिखा हुआ है इसके अंदर, और उसमें करप्शन पर रोक लगेगी। इस केस के अंदर, प्रेजेंट केस में, पहले भी एक रिट पिटीशन आ चुकी थी हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंतर्गत जो था, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें 10 लोग जो है वो पाए गए थे जो कि फेक डिग्री के ऊपर बैठे थे, फेक सर्टिफिकेट के ऊपर बैठे थे। उसमें तो उस टाइम तो रीजन नहीं दिया था। अगर वो नहीं फाइल होती आरटीआई या इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनती तो ये 10 लोग तो पकड़े नहीं जाते जो फेक सर्टिफिकेट के बेस पर उन्होंने नौकरी ले ली थी। अब वो दोबारा आए हैं, और दोबारा आने के बाद उसमें पिटिशनर ने ये कहा है कि इसके अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, और उसमें मांग क्या रहे हैं वो, फादर्स नेम, उनके रेजिडेंशियल एड्रेसेस, जो कि सेक्शन 8 जे के अंदर जो है ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, बीइंग ए पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अगर जज साहब ये लिख देते उसके अंदर कि द डिसमिस एंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन बीइंग ए पर्सनल वन, बीइंग ए पर्सनल, तो मामला खत्म हो जाता। तो थोड़ा सा वर्ड जो था पर्सनल रह गया है, क्योंकि दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, सो इट कैन नॉट बी गिवन। लेकिन जो आपने पहले ही कहा है कि सेक्शन 2 और सेक्शन 6(2) के अंदर जो है, सेक्शन 6(2) के अंदर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है कि कोई इंफॉर्मेशन के लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है, नो रीजन कैन बी गिवन। तो एक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन दिया है, और सेक्शन 8 के अंदर उन्होंने दिया है कहां डिनाई की जा सकती है इंफॉर्मेशन, कहां डिनाई की जा सकती है। उसके लिए जो हमको बताया है, जैसे सॉवरेनिटी का मामला है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्रिमिनल की, फॉरबिडन इंफॉर्मेशन है, प्रिविलेज है, ट्रेड सीक्रेट्स है, कॉमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब देखिए, भारत बायोटेक हमारी वो बना रही है, जो वैक्सीन है, कोविन बना रही है। अब वो कोई बीइंग ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कल को आप आरटीआई डाल दें कि हमें तो फार्मूला दो इसका, तो दैट कैन नॉट बी गिवन, दैट कैन नॉट बी गिवन। सेक्शन 8(1)(a) में डिनाई हो। हाँ, तो इसको नहीं दिया सकता ना। ये तो सेक्शन 8(1) और 8(j) तक के सारा उन्होंने दिया हुआ है, कहाँ का इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, तो इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती। लेकिन जहां तक है कि उसका रीजन बताइए, कल को आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ट्रैवलिंग में कितना खर्चा हुआ है, उसमें आपका क्या ऑब्जेक्ट होगा भाई? आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं। तो ये जो रीजन मांगने वाली बात है वो सही नहीं है, कि उसमें जो हमारा सेक्शन 6(2) है वो बिल्कुल सही है कि नो रीजन इज रिक्वायर्ड, क्लियरली नो रीजन इज रिक्वायर्ड। और 8 के अंदर यही कहां का इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आपको तो 7(8)(1) के अंदर रीजन देने हैं फॉर रिजेक्शन, कि आपने क्यों उसको रिजेक्ट की हुई है। अथॉरिटी को रिजेक्ट देने पड़ेंगे, जबकि एप्लीकेंट को रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो इस जजमेंट के अंदर जजमेंट बिल्कुल सही है, बीइंग ए पर्सनल इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती थी, लेकिन थोड़ा वर्डिंग में गड़बड़ हो गया। वर्डिंग में उसमें लिख देते हैं कि ड्यू टू पर्सनल इंफॉर्मेशन दिस मटेरियल कैन नॉट बी गिवन टू यू, ड्यू टू पर्सनल रीजन और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है कैन नॉट बी गिवन टू यू, दैट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन सत्या, जो इस फैसले के बाद समाचार पत्रों में या मीडिया में जो खबरें आई उसमें साफ तौर पर ये इस तरीके से कहा गया, क्या वाकई ये सही है कहना कि अब आरटीआई अगर आप कर रहे हैं तो मकसद बताना होगा, और ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है, एक फैसला है, या इससे अलग कोई चीजें जिसको किसी एक मुद्दे, किसी एक मसले के साथ जोड़कर उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है? इसमें 3 बिंदु हैं। पहला तो यह है कि जो सेक्शन 6 है उसके तहत जो प्रावधान है उसमें किसी भी एप्लीकेंट को क्यों वो अप्लाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, ये बताने की बाध्यता नहीं है, एक ये प्रावधान है। दूसरा ये कि अगर किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, जैसा कि इसमें था, तो सेक्शन 11 में उसके लिए प्रावधान है, पूरी प्रक्रिया है उसमें। उस जिसके बारे में सूचना मांगी जा रही है उसको नोटिस इशू किया जाएगा और उससे सुना जाएगा ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, और उसका ऑब्जेक्शन या तो चाहे तो CIC ओवर रूल करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, या अगर ऑब्जेक्शन सस्टेन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। ये दो। तीसरी चीज़ ये है, अग्रवाल साहब ने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, 13 नवंबर 2019 के फैसले की। उस फैसले में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में था वो फैसला, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये चर्चा की है कि जो पर्पस है और मोटिव है, ये जो है ना रेलिवेंट फैक्टर्स है। आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं उसमें,
और उसके लिए कोर्ट ने, चूंकि ये जुडिशरी से रिलेटेड मामला था, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच का संतुलन करके देखना पड़ेगा। लेकिन उस फैसले में, जो संविधान पीठ का फैसला है, उसमें जो पर्पस है और मोटिव है उसकी चर्चा की हुई है। ये रेलेवेंट फैक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहां तक जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे मामलों में जो सूचना का अधिकार है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और जो पर्पस इसका था, जो एक तरह का एम्पावरमेंट था कॉमन सिटीजन्स का, वो हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो अदालतों में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, तो अदालतों का अपना अनुभव है, और उसके आधार पर अलग अलग अदालतें, कई अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, वो एक तरह से कहें कि वो इस तरह का मैकेनिज्म डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन मेरा मानना है कि इस मामले में, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया, कि सेक्शन 11 का जो प्रावधान है उसका उपयोग किया जाना चाहिए था सीधे तौर पे, और उसके तहत पहले ही नज़र में तो CIC को उसका इस्तेमाल करना चाहिए था कि सेक्शन 11 की प्रक्रिया पूरी करें। उसमें वो चाहते तो कह सकते थे कि चूंकि जो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है और जिनके बारे में सूचना मांगी गई है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो ये RTI कानून के तहत ही, अगर वो चाहते नहीं देना तो नहीं दे सकते थे। और दूसरे, इसके लिए जो प्रावधान, जो शर्तों की बात की गई है कि हर मामले में उनको अपने बारे में ये बताना पड़ेगा कि क्यों इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके कहे बगैर भी चल जाता, चूंकि जो RTI कानून है, जिस तरह का पूरा जो, जिसको बोलते हैं हम लोग स्कीम ऑफ द एक्ट, उसमें ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और उसके अतिरिक्त बाकी मामलों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा कि पर्पस और मोटिव ये रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, और कौन सूचना मांग रहा है किस पर्पस के लिए और किस मोटिव से। तो ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पे ये रेलेवेंट हो और इसके आधार पे फैसले लिए जा सकते हो। लेकिन इस मामले में शायद बेहतर होता अगर अदालत ने सेक्शन 11 के प्रोसीजर को फॉलो करने का आदेश दिया होता CIC को। अग्रवाल सर, जो सत्या करें कि पर्पस और मोटिव, अगर हम यहाँ इस फैसले को भी देखें, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मकसद बताना चाहिए कि क्या उनकी वजह है। लेकिन जब कानून जिसको कि संसद ने पास किया उसमें खुद 6(2) की जब हम बात करते हैं जो कि उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी अवहेलना नहीं होगी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छा होता जो पैरा 12 में जो बात कही गई है, अगर वो नहीं लिखी जाती तो ये कंट्रोवर्सी पैदा ही नहीं होती। और ये जो इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है, ये तो सीधा सीधा आउटराइट सेक्शन 81J में सीधा सीधा रिजेक्शन होना चाहिए था। इसमें तो बल्कि सेक्शन 11 की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 11 शुरुआत होती है इन केस CPIO प्रोवाइड्स इंटेंट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसमें तो इंटेंशन ही नहीं होनी चाहिए थी कि कैंडिडेट्स के नाम, उसके पिताजी का नाम, पता वता बताने की। तो इसमें सीधा सीधा आउटराइट सेक्शन 81J में रिजेक्शन ही करना चाहिए था। और इसमें सेक्शन 11 का उपयोग इसलिए भी नहीं किया जा सकता था कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे। 1-2 होते हैं तो सेक्शन 11 का उपयोग हो जाए। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि अच्छा होता कि पैरा 12 में जो माननीय जज साहब ने बात कही, अगर उससे बचा जा सकता तो अच्छा होता। और क्या अग्रवाल साहब, इस केस को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सीख की जा रही थी जो RTI के थ्रू, कहीं ना कहीं क्या ये उसे लेकर बात है जिसको कि अदालत ने कहा है? और इसको लेकर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, खासतौर पर अगर किसी मसले से जुड़े हुए लोग हैं जो RTI करता है, वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कौन सी सीमा रेखा है जहां पर वो पर्सनल हो जाती है और कहां पर आकर वो पब्लिक या प्राइवेट के बीच में खड़ी होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 13/11/2019 का संविधान पीठ का फैसला है, मैं बहुत जल्दी से उसे आपको पढ़ के बता देता हूं कि उसमें उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा कितना बढ़ा दिया है। और उसके आखिर में भी एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। इसमें लिखा हुआ है जी कि personal records including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets all are treated as personal information. Similarly, professional records including qualifications, performance,
evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings are all personal informations. Medical records, treatments, choice of medicine, list of hospitals, doctors visited, findings recorded, including death of family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending, borrowing are all personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy, and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive. इसमें एक बात आप देखेंगे, हर जगह कानून में भी लिखा हुआ है और फैसलों में भी, अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि देयर इज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, तो फिर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पर समस्या ये पैदा होती है कि मान लीजिए